हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूँ कैफ सर और आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है वो आपके वीकली टेस्ट यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर कर देना जो वीकली टेस्ट की तैयारी करेंगे या फिर फाइनल एग्जाम की तैयारी करेंगे। सभी दोस्तों को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना, शेयर कर देना। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान का हमने सेट 1 और सेट 2 चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप दोनों सेट को जरूर से जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। क्या है सवाल? कौन सा कार्बन यौगिक ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन सा कार्बन यौगिक जो है, कौन सा गैस है जो बच्चों जो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये जो गैस है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत को क्या कर रहा है, छिद्र करते जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे होते हैं बच्चों? तो अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो इसमें से रबी फसल नहीं पूछ रहा है ना। तो मक्का, गेहूं, चना, मटर। तो मक्का तो आपका क्या हो जाएगा, खरीफ फसल, ये आपका रबी फसल नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर का ही इसका राइट हो जाएगा। गेहूं आपका रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, मटर भी है, लेकिन जो मक्का है ना, ये रबी फसल नहीं है, ये क्या है, खरीफ फसल। तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ठीक है, तो वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ओजोन गैस पाई जाती है तो ओजोन गैस कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? तो क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सप्ताह पटल या बाह्य मंडल। तो ओजोन गैस जो होता है बच्चों, ठीक है, O3, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त जीव का नाम बताइए। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त जीव का नाम क्या है? तो केंचुआ है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? ठीक है, तो इसमें आपका जो जिंक है ना, जस्ता, जस्ता जो है ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्वेत क्रांति संबंधित है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल और लॉलीपॉप सवाल है। कैसा सवाल है? लॉलीपॉप सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, श्वेत क्रांति संबंधित है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपका दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर गाइस का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीली क्रांति जो है ये किस किस क्रांति से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि आपका सब्जेक्टिव सवाल है। क्या दिया हुआ है? वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप, एक आपका ऑक्सीजन हो जाएगा O2 और O3, ओजोन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किसी दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तो 440 मीटर पर सेकेंड तरंग दैर्घ्य की गणना करें। ठीक है, तो इसका आपका तरंग दैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, आप उसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, आवृत्ति, है ना, आवृत्ति बटा वेग। ठीक है, तो आवृत्ति बटा वेग। ठीक है, तो आवृत्ति यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सॉरी, आवृत्ति बटा वेग नहीं, आपका वेग बटा आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ चला गया हमारा, ये ऊपर क्या हो जाएगा, वेग। ठीक है, भी बटा भी, है ना, तो वेग बटा आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका होता है। तो वेग कितना दिया हुआ है? तो वेग आपका दिया हुआ है 440, है ना, और जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो आपका 220। इसको हम जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं, इतना आप लोग कर दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अनाज, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है? तो अनाज, दाल, फल, सब्जियों से हमें निम्नलिखित चीजें प्राप्त होती है। जैसे अनाज से आपका कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, दाल से आपका प्रोटीन, और फल तथा सब्जी से विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग याद कर लेना। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको हम सेट 1 में भी बता चुके थे। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जिसके द्वारा
किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। ठीक है, ये तो फिर ये क्या करता है बच्चों, ये किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में जो मौजूद कुछ गैसें हैं, ठीक है, वो गैस क्या करता है कि वातावरण को अपेक्षाकृत अधिक क्या करता है, गर्म बनाने में मदद करता है। इन ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, जल वाष्प हो गया, मीथेन हो गया, आदि शामिल है। तो सारे को इसे आप लोग याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इसके उत्तर को काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, मृदा अपरदन क्या है। अपरदन को रोकने और रोकने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मृदा अपरदन कहते किसको है। तो मृदा अपरदन जल और वायु के प्रकोप से कई बार भूमि की ऊपरी सतह जल के साथ बह जाती है। तो आप लोग देखे होंगे बच्चों, जो मिट्टी होता है, जो पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी सतह होता है, वो जल, अगर बारिश होता है तो उसकी ऊपरी सतह क्या होती है, धीरे धीरे बहने लगती है, वहां से मिट्टी क्या होती है, बहने लगती, कटाव होने लगती है। या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। आप बहुत जोर से वायु भी होता है, आंधी वगैरह भी चलता है, तो वहां से भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। भूमि का इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना मृदा अपरदन है। मतलब कि मिट्टी का जो हस्तांतरण होता है यहाँ से वहाँ, पानी के द्वारा या फिर वायु के द्वारा, तो इसी को हम लोग क्या मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब मृदा अपरदन को रोकने से क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो सबसे पहले अधिक से अधिक क्या करना है, फसल को उगाना है। दूसरा क्या करना, अधिक चराई को रोकना है, मतलब कि ज़्यादा चराना नहीं है। पेड़ों को काटने कम करना है और काटे गए पेड़ों के स्थान पर क्या करना, अधिक पेड़ लगाना है। देखो बच्चों, जब आप पेड़ पौधे लगाओगे ना, तो उसमें जो जड़ होते हैं, जड़ क्या करता है, सभी मिट्टी वगैरह को क्या करते हैं, जकड़ करके रखता है। तो जितने से ज़्यादा ये चीज़ों को करोगे तो उतना आपका जो होगा ये मृदा का कटाव रुकेगा। ठीक है, मृदा अपरदन रुकेगा। अगला देख लो, 4 नंबर क्या है, मिट्टी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना और फसल उगाना। फसल उगाइए, अधिक चराई को रोकिए और पेड़ों को काटने के बजाय पेड़ों को लगाइए। ठीक है, अब लास्ट सवाल है बच्चों, जो कि आपका यहाँ पे देखिए, ध्वनि की प्रबलता से क्या समझते हैं या किस प्रकार निर्भर करता है। तो ध्वनि की प्रबलता, ठीक है, किसी ध्वनि की प्रबलता उसका तीव्रता है, यह उसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसकी प्रबलता कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अब देखो कि ये किन कारकों पर निर्भर करती है बच्चों। तो आयाम पर करता है, ऊर्जा पर करता है, तीव्रता पर और तरंग के वेग पर। ठीक है, सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला है, इसमें खा नंबर में एक और सवाल पूछा है कि ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। तो देख लीजिए, एक जगह हम लिख दिए प्रबलता और एक जगह लिख दिए हम तीव्रता। ठीक है, तो प्रबलता, यह मानव के कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। और यही तीव्रता देखिए, यह मानव कान की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरे नंबर में देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है, प्रबलता को भौतिक राशि के रूप में नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता को भौतिक राशि के रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, जस्ट उल्टा, इधर इधर जिससे लिखोगे उधर उल्टा लिख देना। ठीक है, चूंकि यह भौतिक राशि नहीं है इसलिए इसे इसका इकाई मात्रक नहीं होता है, और इसका इकाई मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आप दोनों को अच्छे से, दोनों को 3-3 पॉइंट कम से कम याद कर लीजिएगा। चलिए, और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है 4-5 तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता मात्रा कितना है बच्चों। तो नाइट्रोजन कितना है, 78%। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक बहुत बार बता चुके हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है आपका आवृत्ति का क्या है, एसआई मात्रक है। अगला सवाल देखिए, मानव कान के लिए ध्वनि का श्रेणी सीमा क्या है। तो ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आवृत्ति का आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है। तो 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए एक लास्ट सवाल। ठीक है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। चलिए इसको आप लोग क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ये सवाल आप लोग को हम सेट 1 या सेट 2 में भी करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर बताना, इसको कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सेट 3 का सारा सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा आप
अपने सर के लिए ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और आप लोग का बच्चों डेट आ चुका है, चूँकि 1 और 2 मार्च 2 दिनों में आप लोग का टोटल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। और यही 2 दिनों के लिए आप लोग को बढ़िया से तैयारी करना है, चूँकि 9th एग्ज़ाम आपका ज़िंदगी में लाइफ में एक ही बार आएगा बच्चों, और आप लोग को एक अच्छा सा रिजल्ट बनाना है, अच्छा सा काम करना है, ठीक है। आप अभी से अच्छे से पढ़ोगे तो 10th में भी अच्छे से पढ़ोगे, इसलिए पढ़ाई रेगुलर बनाए रखना है और अपना इस एग्ज़ाम को बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आपको लगातार चैनल पे तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। क्लास 9th का 10th का दोनों का करवाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीकली टेस्ट के लिए भी वीडियो मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।